धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए मुद्दों की विशेष रूप से। लेकिन आज बात करेंगे मणिपुर को लेकर। जी हां, उसी मणिपुर को लेकर जहां पर नरेंद्र मोदी नहीं जाना पसंद करते हैं, जहां के बारे में बात करना वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच वो जंग रुकवा सकते हैं, पाकिस्तान पर हमला करवा सकते हैं, और फिर पता नहीं किस आधार पर वो जंगबंदी कर सकते हैं। तो क्या हुआ है मणिपुर में, करेंगे इस पर बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर की शुरुआत मणिपुर से ही करते हैं। राजभवन की ओर, यानी कि जहां राज्यपाल बैठता है उस भवन की ओर, अगर मणिपुर के चंद लोग अपनी किसी बात को लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चला दोगे, धुआं चला दोगे और बहुत सारे लोगों को घायल कर डालोगे? मसला शुरू हुआ वहां से जबकि मणिपुर बस ट्रांसपोर्ट में से मणिपुर शब्द हटाया गया। क्यों हटाया गया, क्या हटाया गया नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों की मांग थी कि हमारे जो राज्यपाल साहब हैं वह इस पे माफी मांगे, क्योंकि यह गलत काम किया गया था, मणिपुर को हटाने की बात हो रही थी। मिस्टर अजय कुमार भल्ला से सब परिचित है, उनको लाया गया है सीधे के सीधे अमित शाह के द्वारा। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, माफी तो पहले की बात थी, नहीं माना, और इसके कारण वहां पे बल्कि जैसा आपने कहा इनके ऊपर अश्रु गैस छोड़े गए, सब किया गया, भगदड़ मची, 8 लोग घायल हुए, आधा किलोमीटर दूर से इनको राजभवन से रोका गया। मेरे हिसाब से यह जहां ऑलरेडी मणिपुर में बहुत जबरदस्त भयानक एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब के ऊपर आक्रमण हो रहा है और गड़बड़ियां हो रही हैं, जो प्रजातांत्रिक तरीके से जिस भी तरीके से चुनी गई थी सरकार उसको हटा दिया गया है, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, वहां पे इनका मांग खासकर सेंट्रल कमिटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी, जो एक कोशिश करे कि मणिपुर को इंटीग्रेट करे, एक बनाए और उसको अच्छे रास्ते पे ले चले, उनकी बात ना मानना यह एक और भड़काने वाला काम है जो नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन आए कहां से हैं? गृह मंत्रालय से। और गृह मंत्रालय को कौन चला रहे हैं? अमित शाह। तो सीख के क्या हैं? वही सब कुछ यहां पर वो कर रहे हैं, पहले वहां पे गृह सचिव हुआ करते थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है हमारे पास राजधानी दिल्ली से। उस जगह का लगता है नामो निशान मिटाने की बातें हो रही हैं, उसको मिट्टी में मिलाने की बातें हो रही हैं, जिसका नाम है शाहीन बाग, और जो सीए प्रोटेस्ट के चलते देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बन गया था, एक उदाहरण बन गया था। क्या अवैध निर्माण के तौर पर सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा सर? यह एक अघोषित नीति है भाजपा की या भाजपा सरकार की, वैसे ही जैसे कि अघोषित इमरजेंसी हमारे ऊपर लागू कर दिया गया है, बल्कि उससे भी ज्यादा कठोर रूप में है, जो कि फांसीवाद हम जिसे कहते हैं भारत की परिस्थिति में। और जहां तक शाहीन बाग की बात है, 2019-20 में सीए के खिलाफ बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था, जहां से फैलता हुआ पूरे देश में आ गया था। वह तो सत्यानाश हो कोविड-19 का, जिसने आगे से रोक दिया, नहीं तो आर पार की लड़ाई थी। खैर, अब इसको करके जब भाजपा की सरकार दिल्ली में बन जाती है तो वहां पे बुलडोजर जाते हैं, कहते हैं कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, चूंकि अवैध निर्माण अचानक रातों रात घोषित हो गया, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, चूंकि एक हफ्ता पहले की बात है, 9 मई, 2 हफ्ते की पहले की बात है, और उसके बाद सारी बाकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन यह जो चीज है वह बड़ी ही निंदनीय है, जबरदस्ती आप इसको कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह एक पहले से निर्णय है, दिया गया है संविधान के हिसाब से, कि किसी भी नागरिक को आप उसको बेदखल करते उसके घर से, खासकर उसमें दशकों से रह रहा है, तो उसके पहले उसके विचार से मिलकर उसको सही घर दीजिए, उठाकर उसको सड़क पर मत भेज दीजिए। तो यहां तो ना तो संविधान का कोई मतलब है, ना सुप्रीम कोर्ट का मतलब है, और इस तरह से किया जा रहा है। बीच में अफवाह भी आया कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर था, बुलडोजर आज चल ही रहा है। वैसे यह था दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो हंगामा बढ़ने लगा तो दिल्ली अथॉरिटी ने आके इसे रोका। लेकिन इसका मतलब है कि शुरुआत किया तो फिर से बार बार करेंगे, और कोर्ट से भी इसका जरूर इनके पक्ष में जाएगा, क्योंकि देखें रेलवे के किनारे फिर से करीब 800 वहां के झुग्गी झोपड़ी उनको हटाने की मांग कर रही है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कर दिया, और कारण बताते हैं कि जब रेलवे लाइन मुड़ के जाता है, बीच में उन्होंने 2 मंजिला 4 मंजिला घर बना दिया है, तो रेल के ड्राइवर को सामने क्या नजर नहीं आ रहा,
अजीबोगरीब मतलब बदमाशी जिसका कोई तरीका नहीं है। हाई कोर्ट का कहा इसको तोड़ दो, बर्बाद कर दो, तो उसके पहले उसको घर तो दो यार, पहले उसके लगे हुए दशकों सवार रह रहे हैं और पूरे भारत में तुम यही करोगे। मुख्य चीज ये है, 1 मिनट मैं ले लूं, जी कि जी जब कोई भी कॉलोनी बसती है और वहां के उद्योगपति वहां पूंजी लगाना शुरू करते हैं, विकास होता है, तो हमें ऐसे मजदूर की जरूरत पड़ती जो सस्ता में मिल जाए, और हमारे इस मिडिल क्लास वाले जो लोग काम करने वाले हैं, जो अपर क्लास के इंजीनियर है वो हैं, उनके यहाँ सस्ते मजदूर उनके घरों में मिले, तो सरकार इनको बसाती है, लाती और आने देती है ठेकेदार लाके। कांग्रेस के जमाने से ये लोग हैं, लेकिन उनको कागज नहीं दिया गया कि तुम्हें दिया गया। जैसे पुतली बाई वो एक करके बना था यहाँ पे कॉलोनी, उसको इन्होंने उड़ा दिया। जी वैसे ही उन्होंने अन्य जगहों में उड़ाया, पटना में उड़ाए, उत्तराखंड में उड़ाए, हल्द्वानी में, बहुत सारे दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जहां से उन्होंने तोड़ दिया। और जब ये बढ़ जाते हो जाते हैं, तब इनकी जमीन का दाम उस समय 100 था, तो अब लाख हो गया। और इसलिए हम्म जरूरत है कि उसको हड़के यहाँ के बड़े बड़े बिल्डर, जैसे धारावी में उसको दे दिया गया, अडानी स्टेट को दे दिया गया, चूंकि उसका दाम बहुत तो बढ़ गया। और उसमें ढूंढते हैं कि इसके पास कागज नहीं, तो उसको मुफ्त में हटा दो, मार दो, खत्म कर दो, कीड़े मकोड़े हैं क्यों रखना है। बिल्कुल धर्म का तो आड़ यहां लिया जा रहा है, और वह भी है कि ताकि पोलराइज करे इंडिया में, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे और लूट जारी रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब रोक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का, और यहाँ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है, क्या वाकई में पुतिन के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया, और उस वक्त किया जब वो कुर्स्क में गए हुए थे और कह रहे थे कुर्स्क की कामयाबी के बाद अब सुमी पर कब्जा करने की तैयारी करो। कितनी सच्चाई इन खबरों में? कुर्स्क कामयाबी के बाद से पुतिन जाते हैं तो उनका बनता है, चूंकि कुर्स्क जो है युद्ध के पहले से ही एक ओब्लास्ट यानी राज्य है रशियन फेडरेशन का। और पुतिन ने यह नहीं कहा है कि जरूरत पड़े तो करेंगे, कि सूमी या उसके सटे हुए बेलगोरद और दूसरे राज्य है जो यूक्रेन के उस पर कब्जा करना है। कहते हैं कि वहां से अब पहली 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का तोप होता था, अब वो 150 किलोमीटर से मार रहा है, तो हम वहां तक हम उसको कब्जा करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र में वो मार ना करे, या उनकी रणनीति बनती है। खैर जो भी हो, वहां से जब आते हैं तो इस बीच में 20 21 22 के बीच में उस रात और दिन रात में करीब 1200 ड्रोन्स यूक्रेनियन सैनिकों का, यूक्रेनियन आर्मी का रूस के ऊपर आता है, जिसमें मास्को भी है, कुर्स्क में भी करीब 4-5 दर्जन ड्रोन्स आते हैं। यानी पूरी तरह से इनको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ना पुतिन का भय है, ना रशियन आर्मी का भय है, ना ही जो युद्ध शांति के बाद चल रही उससे कुछ लेना देना है। हम जहां भी होगा हम वहां बर्बाद करेंगे। और रशियन एयर डिफेंस का कहना है कि जब उनका हेलीकॉप्टर आ रहा था, कुर्स से वापस लौट रहे थे, एक ड्रोन उसी दिशा में जा रहा था, इन्होंने उसको डिटेक्ट किया, इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। यानी कहीं ना कहीं से कोशिश रही है। 21-22 में भी युद्ध के बाद ही इन्होंने मास्को में प्रेसिडेंट के घर पे एक ड्रोन से आक्रमण किया था, कुछ दूर पे जाकर उसका मलबा गिरा था, मारा गया था। पुतिन को कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन इनकी कोशिश रही है इस तरह की आतंकी हमले करते रहें। और यह है जी। इसी में एक खबर और है, ट्रंप को इनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, इनकी के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन ट्रंप तो कह रहे हैं ये बिल्कुल पागल है पुतिन। ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं, हर मोर्चे पर उनकी विफलता हो रही है। जहां लूट रहे हैं कुछ मिल रहा है, ठीक है, 400 मिलियन का कतर ने उन्हें गिफ्ट दे दिया, बहुत खुश है, बल्ले बल्ले हैं, वो सब है। लेकिन जहां भी देखें इनकी जो फॉरेन नीति है, रिफ्यूजीज पे उनको भगाना है, कोर्ट का स्टे आ जाता है, नहीं रोक पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। जो इनका वो था बड़ा मन बना के इन्होंने एलॉन मस्क के साथ बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको तकरीबन रोक दिया। मिडिल ईस्ट में नेतान्याहू इनकी बात नहीं मान रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध का जो भी कर रहे हैं, इसके बावजूद कि रेयर अर्थ पर यूक्रेन के साथ इनका संधि हो जाता है, बहुत मन बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी वहां भी मात खा रहे हैं, टैरिफ में मार खा रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में से बोल रहे हैं, अगले दिन फिर पुतिन की प्रशंसा कर रहे हैं। इन दक्षिण पंथियों के बाद में आप लॉजिक ढूंढेंगे तो हम खुद ही अपनी मूर्खता जाहिर करेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूक्रेन में हो रहे हमले तो दिखते हैं ट्रंप को, लेकिन रूस के ऊपर 1200 ड्रोन चलाकर हमले किए जा रहे हैं, और वहां के बड़े बड़े जनरलों को आत्मघाती हमले करके, आतंकवादी हमले करके मारा जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर पर उत्तर कोरिया से काफी चौंकाने वाली खबर है। एक युद्धपोत बनाया गया, उसका परीक्षण होना था, किम जोंग उन वहां पे पहुंचे, उन्हीं के सामने वो ब्लास्ट कर गया। अब वहां पे इंजीनियरों को पकड़ लिया गया है। बड़ा ही एक्चुअली महत्वपूर्ण था, ये अभी तक का उनका सबसे बड़ा युद्धपोत होता यदि यह लॉन्च होता। और जब इंजीनियर्स इनको जमीन से जब इसको ला रहे थे, उस पे पानी में उतार रहे थे, एक खास रेलिंग टाइप का होता है, और इस प्रोसेस में
कहीं ना कहीं से वो जरूरत से ज्यादा हो गया, और इसका जो है बैक जो था, जिसको स्टर्न कहते पीछे वाला, वही कहीं ना कहीं फंस गया, पानी में घुस गया और ऐसे उल्टा खड़ा हो गया, मतलब ऐसे जाना था तो ऐसे हो गया। और ये देख रहे थे सैकड़ों की संख्या में नॉर्थ कोरिया की जनता भी आई थी, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था, और सडनली ये इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। तो अपनी नाराजगी खींच इन बेचारे इंजीनियर्स पे दिखा रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो इनके डॉकयार्ड के हेड है, मैनेजमेंट के जो नंबर 2 हेड है, या जो इस तरह की जो प्रोसेस के जो हेड कर रहे हैं। यह गलत बात है, यह करनी अच्छी बात नहीं है। अपनी खींच ना उतारे, गलतियां होती हैं, पहले भी इनके मिसाइल असफल हुए थे। आप इसका अंदाजा लगाएं कि यदि आप यूएसएसआर के समय में जाते, जितनी वे सफलताएं हुई उससे सीखा गया है, और उस समय की जो भी कम्युनिस्ट पार्टी थे उन्होंने कहा इसके आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। हाँ, जानबूझ के सबोटाज किया तो बात अलग है, ये जानबूझ के कहीं से भी नहीं नजर आ रहा है जी। लेकिन लगता है तानाशाह ना गब्बर सिंह और मुगेम्बो की तरह होते हैं कि नाकामी मिलने पर अपने ही लोगों को गोली मार देते हैं। कहते हैं कि क्रिमिनल एक्ट था। भैया क्रिमिनल एक्ट कैसे था? इसके पहले भी इसी महीने में एक और जहाज उतारा था, जल्दी जल्दी में टाइम बाउंड करने में हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हो, आपने दबाव डाला, इस तरह की घटना घट गई। उनको वहां पर आप घुसखोरी तो करने से देने से रहे, तो इसमें करना ये इन्हीं की गलती है, किम जोंग उनकी, ना कि इंजीनियर्स की। वो अपनी गलती से सीखो यार, हमेशा सफल हो ही जाओगे ऐसा कहां लिखा हुआ है और कहां होता है जी। अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, और यहां सबसे पहले बात है भारतीय आम की। क्यों नष्ट कर दिए गए अमेरिका में भारतीय आम? यह भी अजीब बात है। यहां से जो आम जाता है उसका एक दस्तावेज बनता है, जिसमें भारतीय जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो बाहर भेजते हैं उनका एक टीम होता है, और यहाँ के जो बेचने वाले थे उनसे मिलके और उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं। एक सर्टिफिकेट में या तो जल्दीबाजी हुई या कुछ हुआ जिसमें गड़बड़ हो गया। 15 से 17 टन आम जा रहे थे जी। और केवल दस्तावेज नहीं सही होने के कारण, और दस्तावेज क्या है कि ट्रीटमेंट एक तरह से जैसे एक्सट्रीम केस हम कहें तो हमारा कीमोथेरापी होता है ना, यदि कैंसर होता है तो वहां करके उस सेल को मारते हैं, तो इस आम या फल के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो होते हैं उनको वो मारते हैं, ना के अंदर मारते हैं। हल्का सा छोटा सा इनका जो फायदेमंद वाला एलिमेंट होता है वो मरता है, मान लीजिए 2%। लेकिन ये जो जल्दी पेरिश खत्म होने वाले फ्रूट्स है, जैसे आम, केला, तो इसको विदेश भेज रहे हैं, हालांकि हवाई जहाज से भेज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां से बांधने में, वहां उतारने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है कि इनकी जिंदगी कम से कम 1 हफ्ता तक है, फ्रेश है। उस दस्तावेज के कमी होने से अमेरिका ने साफ कर मना कर दिया। अब इनके जो छोटे मोटे व्यापारी कह रहे हैं कि भारत सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है इसमें, और भारत सरकार की हिम्मत तो नहीं है अभी कि यहाँ का कोई अधिकारी वहां बोले कि भाई ये 15-17 टन क्यों ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। और नहीं लेने के बाद से इन लोगों ने बेचारे में, जो कि 5 लाख US$ के बराबर है, रुपया में ले तो 4 करोड़, पूरे के पूरे यदि ट्रेड देखे तो 4 करोड़ रुपया कुछ नहीं, लेकिन जिसके गया उसके लिए 4 करोड़ रुपया बहुत है। और मेरा तो ये कहना है भाई, इतने बड़े बड़े बढ़िया आम अल्फांजो दूसरे तुम भेज रहे हो, हमारे देश में बेचो यार, तुम मुनाफा के लिए हद करते हो, कुछ हमें भी खाने दो जो वहां जाके, और चूंकि वापस लाने में उसको दुगना दाम पड़ जाता, सड़ जाता, इसलिए उसको वहीं पे बर्बाद कर दिया गया जी। सही बात है, बढ़िया माल बाहर भेजो, यहाँ पे तो लोगों को बस ऐसे ही 5 किलो राशन में जिंदगी गुजारने दो। अगली जो खबर है वो है यूरोपीय यूनियन पर 8 दिनों के लिए टैरिफ लगाने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चाइना से जो टैरिफ वार चल रहा था उसके चलते शेयर मार्केट धड़ाम थी। जब से चाइना के साथ थोड़ा मामला सुलझा है, शेयर मार्केट उठ रही है। क्या इसी वजह से यूरोपीय यूनियन पर फिलहाल टैरिफ लगाने से ट्रंप ने इनकार कर दिया? सर, इनकार पूरी तरह नहीं किया, 8 दिन की मोहलत दी है बात करने के लिए, तो 1 जुलाई से हो जाएगा। तो इनके पास फोन आया था जो यूरोपियन यूनियन की चीफ जो कहती हैं, वॉन्डर, या जो उर्सुला वॉन्डर जो नाम है जी, तो उन्होंने फोन किया था, और ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने बड़ा बढ़िया और प्यार से मेरे से बात की, इसलिए 8 दिन की मोहलत देता हूं। ये सब मतलब ये एक चालाकी है कहने का, बातचीत करने का। और कहा है कि यदि नहीं मानते हैं तो स्टील एल्यूमिनियम पर तकरीबन 30% या 25% लगाएंगे, बाकी सामानों पर 20% जो लगाते हैं वो लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन में बड़ी हड़कंप ऐसे कारण एक्चुअली उनके सामान का आदान प्रदान हो। और ट्रंप का जो पहले कहना था कि जो व्यापार हम जो देते हैं और वहां से आते हैं, तो उनका 236
बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा सामान बेचते हैं और उस पर हम टैरिफ नहीं लगाते हैं। हालांकि इन लोगों ने खोजबीन की, पूरा पता किया, तो कहें कि अमेरिका का जो सर्विसेज जो आता है उस पर हम कम टैक्स लगाता है, हमारी सर्विसेज कम जाती है, यानी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हो, लीगल हो, वगैरह वगैरह, जितने इंजीनियर वगैरह वो कर लेते। केवल 57 बिलियन इन 50 बिलियन तो सब कुछ बनता नहीं है। ठीक है। तो ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आ रही, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं और 8 दिन की मोहलत दी है। हड़पने का इनका जो है पूरा दुनिया भर में, या अपनी बादशाह दिखाने की वह कार्रवाई जारी है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जी, गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और पहला जो अपडेट है वो आ रहा है इजराइल में स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले से जुड़ा हुआ। इस शख्स को गिरफ्तार इजराइल ने किया, भेज अमेरिका दिया, मुकदमा वहां पे चलेगा। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बंदा जर्मन और अमेरिकन नागरिक है और इसलिए इसराइल ने संभवतः कुछ कहा कि तुम भी कुछ करो, और अमेरिका में मैक्सिमम 20 साल का इसको मिल सकता है। अमेरिका वालों ने कहा कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी उनका प्रवक्ता है, यह बहुत गलत बात है। उनका जो इंटेलिजेंस वाला है, पुलिस वाला है, हमारे हमारे देश में 2 ऐसे नागरिकों को मार दिया, या जो भी एम्बेसी के थे वो मार दिया। और ये बंदा फेसबुक पे लिखता है कि अमेरिका मुर्दाबाद, ये सब लिखता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं, अमेरिकी जो एम्बेसी जेरूशलेम में जो बना है जी, वह फिलिस्तीनियों का है, ना कि इजराइल का है। वहां अमेरिका ने कैसे बना? 2018 में जब ट्रंप पहले थे वहां के राष्ट्रपति, तब इन्होंने यह दिखाने के लिए और गोलन हाइट्स को भी कह दिया कि यह इजराइल का है। मैंने अपनी एक तरफा तरफ से दादागिरी है और कुछ नहीं है। और इसने कह दिया और उस वास्तव में पहुंच गया, वहां पर अकेले ही पहुंच गया, बाकी कोई जाने वाला नहीं था। और जाकर जो पहना था, वहां के गार्ड ने जब किया तो गार्ड की पिटाई कर दी। जब सब लोग इसके पहुंचे पकड़ने के लिए तो झोला वोला लेके भाग गया। जो भी इसका बैग था उसमें से बॉटल निकले, जिसको कुछ इंसिडियरी जो कहते हैं, इंसिडियंसी, जो मतलब जो आग लगाने वाली जो चीज होती है, इंसिडियरी जो है वह उसमें निकले, जिसको मोलोतोव कॉकटेल भी कहते हैं। यूएसएसआर के जमाने से मोलोतोव थे। यदि खुर्शियों नहीं आता, बदमाशी करता, तो मोलोतोव स्टालिन के बाद से वहां के प्रेसिडेंट बनते, जो भी हो। ठीक है। तो ये सब 5-6 बॉटल निकले और कहा गया कि आग लगाने का था, पकड़ के इनको लेके जाया गया है। तो ये कहे तो फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, बंदा को जस्टिस चाहिए, उसे लग रहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, लग रहा है कि जेरूशलेम जो है वह फिलिस्तीनियों का है, तुम ये कर रहे हो। लेकिन वहां पर जाके इस तरह का हंगामा करने से क्या होने वाला है? लेकिन यह भी लगता है कि एक आतंकी हमला करने नहीं आता। कुछ बॉटल आया था, लगता तो कुछ बॉटल 1-2 मारता, हल्का सा धुआं निकलता और भागता, पकड़ा ही जाता। एक तमाशा करने के लिए, दिखाने के लिए दुनिया से है कि देखो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हम भी खड़े हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है स्पेन से। यहाँ पर बड़ा घटनाक्रम हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, अरब के जो देश हैं, वो सब यहाँ पे जुट रहे हैं इसराइल के खिलाफ। स्पेन एक प्रस्ताव ला रहा है, क्या है पूरा मामला सर? स्पेन G5 इन्होंने बनाया है और इसमें लोगों को बुलाया है। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, जो 20 कहा आपने, उसमें अरब कंट्रीज के भी लोग होंगे। खुद नहीं कर पा रहे हैं तो भागे भागे आ रहे हैं स्पेन में कि भाई ये मिलते हैं, कुछ करते हैं। इनका कहना है कि जैसे भी हो, जलूस ज्यादा हो गया, युद्ध बंद किया जाए, मानवीय सहायता को जाने देने के लिए जो भी करना पड़े वो हम लोग करें, इसराइल पर हर तरह का प्रतिबंध लगाओ और पैलेस्टीन को स्टेट का मान्यता दो। तो ये सब बातें तो 2 साल पहले से भी सब कहे जा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वास्तव में ये लोग करते हैं, जिसमें यूके और जर्मनी साथ आता है, इसकी संभावना नहीं है। यूके में बहुत जबरदस्त वहां पे फिर से जनता साथ आई थी कि हमने तुम्हें जिस चीज के लिए वोट दिया था, जो तुम कह के आए थे वो करो। तुम तो टोरी से भी गड़बड़ ज्यादा हो गए हो और कहने के लिए लेबर पार्टी कहते हो। हालांकि जनता जग रही है, लेकिन जब तक जनता पूरे विश्व में नहीं आती है तब तक इस तरह का चीजें होती रहेगी। वैसे तो इजराइल में फिर से आंदोलन हुआ था और हजारों हजार लोग सड़क पे आए थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। ये मान गए कि आएंगे, सड़क पे शोर मचाएंगे और चले जाएंगे। जी, मंत्री पर टिप्पणी करने को लेकर ईरान जो है फ्रांसीसी राजदूत को क्यों तलब कर रहा है? ये एक अच्छी घटना घटी थी। मैं तो ज्यादा इसके बारे में इसलिए जानता हूं कि वहां पे जो इस तरह का है, वो केन्स फिल्म फेस्टिवल कुछ होता है और उसमें यहाँ पे ईरान के निर्माता को, फिल्म निर्माता को, उनको फर्स्ट प्राइज मिला। जी, भारत के भी शायद फिल्म जाते हैं, वहां बहुत लंबी निकलती है, कभी कभी टीवी में मैं देख लेता हूं, और फर्स्ट मिला। तो इस पे फ्रांस के राजदूत ने बोला कि भाई ये जो है ईरान के विरोध में जो लिखा गया, ईरान जो रेसिस्टेंस हो रहा है, और इनको भी 5-6 महीने का जेल करवाया गया था जो जिन्होंने फिल्म बनाया है, और इनको फर्स्ट प्राइज मिला है कुछ पांडवोर
पांडोर जो भी फ्रेंच नाम है उसके हिसाब से मिला है, और उसके लिए मिला है। तो अब ईरान इस पे गुस्सा हो रहा है कि आप जो हमारे अंदरूनी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, गलत बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के खिलाफ वगैरह वगैरह है। लेकिन यदि इसी आधार पर इनको मिलता है यदि प्राइस, तो इस पे तो ईरान को गर्व करना चाहिए। तो ईरान इस पे गुस्सा हो रहा है। नंबर 2, इसका बंदे का हिम्मत देखो, छूट के आए हैं जब जेल से, अंदर में छुप के फिल्म बनाया है, मिल गए हैं। तो केन्स जो भी जगह हो, मुझे डिटेल वहां क्या फिल्म फेस्टिवल होता नहीं मालूम, ये चीज करते हैं और कहते हैं जब सब काम हो जाएगा तो फिर मैं ईरान वापस जाऊंगा। बहुत बढ़िया जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है इस वक्त दुनिया में, और वो अगली खबर आ रही है हमारे पास शिम्बेट शिप से जुड़ी हुई। ये तो चले गए मिस्टर रोनेन बार, सुप्रीम कोर्ट से राहत उनको मिल गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो उनकी जगह जिस बंदे को लाया गया है उसका नाम डेविड जिमी बताया जा रहा। उसका विरोध क्यों हो रहा है सर? विरोध इसलिए हो रहा है कि ये बंदा जो है सिर्फ एक जियोनिस्ट है और नेतन्याहू का चमचा है। मेजर जनरल रैंक भी है, ऐसे ऐसे जगहों में रहे हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न लगाई थी उस ढंग से किसी इनके जगह पे, बार के जगह पे किसी सही बंदे को लाना चाहिए था। यह चीजें नहीं हो रही है, इसलिए चीजें हंगामा हो रहा है। लेकिन इसका कोई नेतन्याहू पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बंदे को पता है कि युद्ध बंद हुआ और उसके उसके पक्ष वाले लोग नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में पर काटने की पूरी कोशिश उसकी बरकरार है। तो वह जो है सो जिंदा नहीं बचेगा, या जिंदा बचा भी तो जेल में जाएगा अपने बेटे के साथ। इसलिए इस तरह की चीज हरकतें कर रहा है। और पूरी दुनिया में ऐसे ही लोग शासक हैं और कुछ लोग इनको बड़े पसंद भी करते। जी। क्या गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जो सीईओ ने या डायरेक्टर ने इस्तीफा जो दिया है, उसे मैं नेतन्याहू के लिए झटका कह सकता हूं? नेतन्याहू ही नहीं, अमेरिका के लिए झटका है। नेतन्याहू की तो है ही है। इन्होंने साफ कहा है कि भैया हमें जो बनाया है, हालांकि अमेरिका के लिए झटका होने के बावजूद ये अमेरिका का एक तरह से कहें तो एनजीओ है जी। अमेरिकी सरकार इसको कहती है कि तुम वहां जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है, पानी कम से कम जाने दो, दवाई दो, खाना दो, ये सब जाने दो। दवाई में सोचिए कि बंदों का ऑपरेशन हो रहा है बिना एनेस्थीसिया के, यानी बिना बेहोश किए हुए। क्या हालत है, मतलब क्या मानवता है। और यहाँ पे कहते हैं कि हमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं काम करने के, वही करते हैं जो कि इजराइल के फोर्सेस हमें फोर्स करती है। मैं इस हालत में काम नहीं कर सकता हूं। तो कम से कम विरोध तो किया, अच्छी बात है। वहां के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, पत्रकार वहां पहुंच के विरोध कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। जनता तो है, सरकार जो जनता की है वह जनता के लिए नहीं, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरे अरब वर्ल्ड की हो। जी। अब रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है ननकाना साहिब से जुड़ा जो पाकिस्तान में है, जिसका कॉरिडोर बन गया था, इमरान खान ने खुलवाया था भारत के भारत से भी, और उसके बाद सिख यात्री यहाँ पे जाने लगे थे। अब आरोप लगाया जा रहा है कि जो हमला भारत ने किया था उसमें यहाँ पर भी कुछ हुआ है, और इसके खिलाफ कोई सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो आईसीसी जा रहे हैं। कितनी सच्चाई? ये जो लोग हैं पाकिस्तान में ही हैं, और ड्रोन उस तरफ जा रहा था, पाकिस्तानी आर्मी ने उस ड्रोन को मार गिराया। इसमें मतलब ड्रोन को मार गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, कर दिया। तो ननकाना साहिब की जहां तक बात है, यानी जो भी उनका गुरुद्वारा है या जो भी उनका धर्म स्थल है, उसको कोई वो नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ है। उसका उदाहरण देते हैं कि 1971 में ऐसा हुआ था, कुछ ये लोग करे थे। और इससे हमारी मतलब धार्मिक भावनाएं या अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि धार्मिक जगहों का नाम मारा जाए। भारत सरकार ने किया तो आईसीसी पहुंच रहे हैं, या हो सकता है आईसीजे भी पहुंचे, और ये सब कर रहे हैं। और इनका जो है सिखों का जो है डर करके है, मार MARR, क्या फुल फॉर्म है वो भी मुझे नहीं मालूम है। और ये सब चीजें हो रही है। तो मुझे नहीं लगता, इनको अपनी सरकार से और भारत सरकार से भी सीधे की सीधे बात करनी चाहिए कि भाई तुमको जो लड़ना है लड़ो, जिसको मारना हो। हमारे गुरुद्वारा में ऐसा क्या, हम ऐसा कोई ना, हमारे यहाँ कोई आतंकी छुपते हैं ना उस तरह की चीजें घटती, क्यों कर रहे हो? आईसीसी में जाने से, आईसीजे में जाने से क्या राहत मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गए हैं, पूरे विश्व भर में हंगामा होगा। इसका मतलब खबरें जाएंगी हर जगह कि भारत सरकार ये कर रही है, और कुछ नहीं होने वाला है। जी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम रेलवे मंत्री अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जो रेलवे टिकट है उस पर ही अपना फोटो छपवा लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हैं विपक्षी नेताओं ने गिनवाई है। क्या वाकई में सरकार 2019 के पुलवामा कांड की तरह सिर्फ इस कांड को भी लेकर, पहलगाम की और बाद में स्ट्राइक को लेके जो है कैश करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि 19 तारीख को कई सीटों पे बाई इलेक्शन होने वाला है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। कोई भी फांसीवादी सरकार हो, चाहे अर्जेंटीना हो या यूके के भी अभी उसी तरह बढ़ रहे हैं, या कोई भी देश हो, इजराइल तो खैर नजर आ ही रहा है, नाजीवादी जिससे सरकार कहते हैं, वह
अब चीजों को अपने पक्ष में लेता है, इसमें संदेह नहीं है। पूरी तरह से प्रचार करना, दुष्प्रचार करना, विपक्षों को खत्म करना, ये सब करना है, वह तो करेगा ही। इस पे इतना बड़ी घटना घटी है और पूरी की पूरी मीडिया लगी पड़ी है कि हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया और उसके कराची तट वगैरह सब खत्म कर दिया। उनके आर्मी के चीफ जो है सब छोड़ के भागने वाले हैं, वो अलग बात है कि फील्ड मार्शल बन गए। खैर, जो भी हो, मुख्य मुद्दा यह नहीं, मुख्य मुद्दा कांग्रेस यदि इसका विरोध कर रही है, तुम तो जो भी नैरेटिव बीजेपी बना रही है, तुम शशि थरूर हो या विपक्ष के ओवैसी हो, वह जाके वही चीजें कर रहे हैं जो भाजपा को करना था, और तुम उसमें शामिल हो गए। तुम कितना लोग सुन रहा है नहीं सुन रहा कोई मायने नहीं बनता है, और तुम उसके हवा हवाई में तुम भी शामिल हो गए, और तुम यहां कर रहे हो को ना करें, क्या बेवकूफी वाली बात कर रही हो। तुम भी अपना एक शुरू करो, जनता के बीच में जाओ, पूरे के साथ जाओ कि हमारी रोजगार कहां है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। तो वो ना करने के बजाय ये फालतू के काम ही, ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इससे जो जनता उनके साथ और भी खुश रही है कि ये हमारे जी जिंदाबाद, कोई मायने नहीं है। जी ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में आईपीएस के मुद्दे पर बवाल क्यों होता रहता है, और फिर से एक बार अदालत ये मामला क्यों पहुंच गया? ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम, हालांकि मैंने कहा था कभी हाँ कभी ना में देती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, यह केस पहले से भी चला था, 2016 में, 2019 में, 18 में, ये लोग गए हुए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, उनका भी एक यूपीएससी से सिलेक्शन होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह भी वैसे ही है जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लोग हैं, आईएएस आईपीएस हैं, तो उनके ऊपर आप आईपीएस वाले को जाकर क्यों बिठाते हैं। और इनका प्रमोशन जो होता है, ये आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, और 25 साल में तुम इनको कमांडेंट बनाते हो, 20 साल में कमांडेंट बनाते हो, जो कि 13-14 साल होना चाहिए था। वहां से डीआईजी का है, जब इनकी जिंदगी मतलब खत्म होने लगता है तब जाके डीआईजी देते हो, ऊपर से वो कमा देते हो। गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 वर्ष के अंदर में आईपीएस के जितने भी अधिकारी हैं धीमे धीमे करके खत्म करो। 1-2 बात रहे तो ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन के रूप में है, लेकिन यही लोग उसका हेड करेंगे, जो जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है। एक चीज वह भी बताऊं कि आईपीएस वाले वहां जरूर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां जो सुविधाएं इनको मिलती है जी, इनके घर का करके, जिनको और कहीं प्रमोशन नहीं होता है, कुछ काम नहीं मिल रहा ढंग का, जिसको उठा के यहाँ ला दिया, और इनके घरों में मतलब 2-4, यहाँ पे तो मान ली सिपाही 2-4 आपके घर में काम करते हैं, वहां पे 10-12 फौज लगा पड़ा हुआ। बहुत बढ़िया, जो भी इनके घर का एक एक चीज, लेकिन इनके मैडम का, इनके कुत्ते का, इनका वो का, जो भी है, और यह चीजें बड़ी जबरदस्त रूप से होती है, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा भी हुआ है। जी, पाकिस्तान के कराची में बकरे चुरा लिए पुलिस वालों ने, वो भी ये मैंने खबर देखा तो ढूंढा, तो ये बकरे चोरी के बाद बेसिकली बकरीद के दिन में कहते होता है, हमारे झारखंड में भी हुआ जहां तहां, और बकरियों के खिलाफ इस तरह की चीज पड़ी है। वहां पे कराची में जो हुआ, काफी भारी मात्रा में एक वीडियो किसी ने बना के उसको वायरल कर दिया, पोस्ट डाल दिया कि भाई भाग गए। तब जाके बाकी पुलिस वालों ने, जो भी था उसके ऊपर वालों ने, सरकार ने इसका संज्ञान लिया, इन 7 पुलिसों को पकड़ा, जो अफसर थे, अफसर रैंक के जो भी हो, मतलब हवलदार से ऊपर ही होंगे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो भी हो, इनको पकड़ के इनको भी सस्पेंड किया हुआ है, और बाकी सब बकरियों को वापस इनके जो मालिक थे उनको दिया है। इसलिए वहां की जनता, जो खासकर जो बकरी के ओनर थे, वो लोग बड़ी खुश है। छोटी सी घटना, लेकिन इस तरह से यदि उनको पुलिस को पनिशमेंट मिलता है तो कुछ अंकुश रहता है कि इस तरह से उठा के जब मर्जी उठाए, बकरी लेके ना चल दे, और पता चला मटन गोश्त खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये बेचारे गरीब, उनके लिए एक बकरा कोई मायने नहीं रखता, 500-600 जितने भी दाम हो, लेकिन जो बकरी बेचारा बच्चे से पालता है 50, 100, 200 रुपया से 600 रुपया में बेचता है, उसके लिए बहुत बड़ा मतलब एक हाथ है, आहत है। जी बिल्कुल सही है। और बहुत सारी खबरें चल रही हैं, जैसे शहबाज शरीफ जो है तुर्की में है, और इसके अलावा हमारे जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं सांसदों के नेतृत्व में, वो भी अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। उठा पुठक बहुत तेजी से चल रही है। नरेंद्र मोदी का आज गुजरात में कई जगह पर रोड शो चल रहा है, चुनावी माहौल में पूरी तरह नजर आ रहे हैं। बाकी की चीजों को यहीं छोड़ जा रहे हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है, फिर आपके साथ किसी मुद्दे पे जुड़ेंगे। आपने तमाम चीजों पर बहुत बारीकी से रोशनी डाली सर, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।